ये लाइनें उनके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठती हैं। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, और बढ़ती है, और बढ़ती है, और बढ़ती है। तो देवियों सज्जनों, देर ना करते हुए मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा इवॉल्व इंडिया की रीढ़ की हड्डी, द बैकबोन ऑफ इवॉल्व इंडिया। प्लीज वेलकम। जबरदस्त ताली, जबरदस्त हल्ले और जबरदस्त फ्लैग हिला के स्वागत कीजिए नन अदर देन मिस्टर सुनील मानसर ऑन स्टेज। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। शेप शॉप की 18वीं वर्षगांठ आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज जितने लीडर्स स्टेज पर आए इंक्लूडिंग मी, आप सब हमें एक सक्सेसफुल लीडर के तौर पर देखते हैं। हम सबको आप कामयाब मानते हैं, हाँ या ना? लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी कामयाबी के पीछे की कहानी? क्या आप जानते हैं हमारी कामयाबी के पीछे की वो स्ट्रगल, वो हार्डवर्क, वो मेहनत, वो सेक्रीफाइसेस? कितने लोगों को पता है ये सब? जानना चाहते हैं? मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर वही आपने किया जो हमने किया तो एक दिन आप वहां से उठकर, यहां से उठकर, सबसे पीछे रो से उठकर यहां पर आएंगे और आपकी कामयाबी की कहानी पर सारी दुनिया तालियां बजाएगी। दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में आया वो वक्त बहुत मुश्किल था काम करना। आपने मेरी कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी बिजनेस बुक के अंदर कि मैंने पहले महीने में 167 लोगों की टीम बनाई थी। मैंने आज से लगभग 18 साल पहले महीने में पार्ट टाइम करके 1.25 लाख रुपए कमाया था। दूसरे महीने भी पार्ट टाइम काम करके मैंने 1.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाया था। और आपने वो वक्त भी सुना होगा जब 8.5 महीने तक मैंने बिना इनकम के, बिना सिंगल सेल के भी शेप शॉप में काम किया था। आसान होता है क्या इतनी ऊंचाई से इतना नीचे आना? बहुत ऊंचाई पे गया था, मैंने रिकॉर्ड्स बनाए थे। उसके बाद ऐसा वक्त आया था कि मेरा इनकम, मेरा सारा बिजनेस यहां से चौपट हो गया था, जीरो हो गया था, कोई रास्ता नजर नहीं आता था। लेकिन उसके बाद भी वो जो एथलीट मेरे अंदर था, वो जो दिल से आज भी मैं एथलीट हूं, स्ट्रगल करने की जो एक आदत मेरे अंदर है, उसकी वजह से मैं कभी रुका नहीं और मैं चलता रहा। दोस्तों, सन 1995 की बात है। सन 1995 की बात है। इस साल में 2 बड़े बड़े हादसे मेरे साथ हुए थे। आप सोच रहे हो कि एक हादसे के बारे में सुना था, ये दूसरा कहां से आ गया? दूसरा पहले वाले, इसके थोड़े दिन पहले हुआ था। जो दूसरा आप जानते हैं, उसके पहले एक और हादसा हुआ था, मेरी शादी। दोस्तों, 1995 में पहला हादसा तो ये कि मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद एक और बड़ा हादसा हो गया। वो दिन था 20 अगस्त का। 20 अगस्त 1995 को मैं शादी के बाद, हनीमून से वापस आने के बाद, कानपुर में उन दिनों मैं प्रैक्टिस किया करता था, वहां पे मेरा कोचिंग कैंप हुआ करता था। मैंने कानपुर में अपने लिए एक छोटा सा मकान अरेंज किया था किराए का, और मैं अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए, सामान को पिकअप करने के लिए रात को वहां से निकला था। 20 अगस्त की रात को मैं कानपुर से निकला था बाई ट्रेन। मकसद ये था कि सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा। 6 घंटे का कुछ सफर था। सुबह सुबह जाऊंगा, वाइफ को पिकअप करूंगा, सामान पैक करूंगा और वापस कानपुर में आ जाऊंगा और वहां पे थोड़े दिन के लिए रहूंगा जब तक कोचिंग कैंप चलेगा। दोस्तों, सफर तो 6 घंटे का था, लेकिन ये सफर तय करने में मुझे लगभग 11 महीने लग गए। कानपुर से दिल्ली का सफर तय करने में नॉर्मली 6 घंटे लगते हैं ट्रेन से, मुझे 11 महीने लग गए। जब मैं रात को सो रहा था, अनरिजर्व कंपार्टमेंट में था, रिजर्व कंपार्टमेंट में था, रिजर्वेशन नहीं था मेरा। मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों कानपुर से आ रहे थे। रिजर्वेशन था नहीं तो दोनों टॉयलेट्स के बीच में एक रिजर्व जगह होती थी हमारी। दोनों टॉयलेट्स के बीच में रिजर्व जगह होती ना, जहां पर अखबार बिछा के आप सो सकते हैं अगर जगह मिल जाए तो। वहां पर मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों सो रहे थे। रात को कुछ 2 बजे के आसपास का वक्त था। चैन की नींद आ रही थी हमें, लेकिन अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। एक जोरदार धमाका हुआ, पता नहीं चला क्या हुआ। सारी लाइट्स ऑफ हो गई। ट्रेन ने कई सारे रोल किए।
मैं कहाँ हूं, मेरा दोस्त कहाँ है, बाकी लोग सब कहाँ है, पता नहीं चला। एकदम अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और बाहर निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि जिस डिब्बे में मैं ट्रैवल कर रहा था, उस डिब्बे में से एक दूसरा डब्बा आर पार निकल गया, क्रॉस बन गया ऐसे। उस डब्बे के अंदर से दूसरा डिब्बा आर पार क्रॉस कर गया। दो ट्रेनों ने आमने सामने फुल स्पीड में टक्कर मार दी। 1400 लोगों की मौत इस एक्सीडेंट में हो गई। जिस डिब्बे में मैं ट्रैवल कर रहा था, उस डिब्बे में मेरे अलावा एक छोटा सा बच्चा बचा था जो अपनी मां की गोद में था। बाकी सारे लोग उस डिब्बे में मारे गए। मैं कोशिश कर रहा था, छटपटा रहा था बाहर निकलने की, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा कंपार्टमेंट कुछ ऐसे खड़ा हुआ था, उसके अंदर से दूसरा डिब्बा आर पार निकल गया था। मैं बॉटम में था, पूरे डिब्बे का सामान वो ऊपर आ गया था, और डिब्बे में जितने लोग थे उस सबकी डेथ हो चुकी थी। वो सारी लाशें मेरे ऊपर पड़ी हुई थी। इतना ज्यादा वजन था, इतना बुरी तरह से फंसा हुआ था, डिब्बा पूरा पिचक गया था, उसका कुचंबुर निकल गया था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं फंसा हुआ था, मैं कोशिश कर रहा था कि बाहर निकल जाऊं। जब नहीं निकल पाया तो मुझे उम्मीद थी कि कोई आएगा और बचाएगा। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद सुबह हो गई, सूरज निकला आया, धूप निकलाई, लेकिन कोई बचाने आ नहीं पाया। सुनसान सी जगह थी, कोई आसपास कोई शहर नहीं था, दूर दूर तक जाने का रास्ता नहीं था। रेस्क्यू वर्कर्स को आने में बहुत वक्त लग गया, और जब वो पहुंचे तो मुझे निकालने की जगह नहीं थी। मेरे अलावा सैकड़ों लोग और फंसे हुए थे जिनको उनको निकालना था। बहुत लोग कम थे निकालने वाले, रेस्क्यू करने वाले। तो मुझ तक जो हेल्प पहुंची वो काफी घंटों के बाद पहुंची, और जब मुझ तक हेल्प पहुंची तो 18 घंटे बीत गए थे। और 18 घंटे की मेरी हालत क्या थी मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे दोनों पैर फंसे हुए थे और मैं उल्टा लटका हुआ था। दोनों पैर फंसे हुए थे और मैं उल्टा लटका हुआ था। मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और निकल नहीं पा रहा था। हार्ट अपना काम कर रहा था, दिल धड़क रहा था, और दिल का काम होता है शरीर के हर जगह पर खून पहुंचाना। तो लोअर बॉडी में खून जा नहीं रहा था, हार्ट अपना काम कर रहा था, सारा खून ऊपर के एरिया में घूम रहा था, और उसको बाहर निकलने की जगह चाहिए थी। तो मेरे नाक से खून निकल रहा था, मेरे मुंह से खून निकल रहा था, मेरे कानों से खून निकल रहा था, मेरी आंखों से खून टपक रहा था। मैं उम्मीद में था कि कोई आएगा, निकालेगा, बचाएगा। बहुत घंटों के बाद एक रेस्क्यू टीम पहुंची, जिन्होंने मुझे निकालने की कोशिश की, लेकिन रास्ता नहीं था। तो उन्होंने एक गैस कटर मंगाया। गैस कटर जानते हैं ना, लोहे को काटने के लिए जो गैस का एक होता है, वो गैस कटर उन्होंने मंगाया, और जहां पर मेरे पैर फंसे हुए थे उसके पास से उन्होंने काटना शुरू किया लोहे को। और आप जानते हैं लोहा कैसे कटता है, गैस कटर से, गर्म होकर। वहीं पर पैर थे और वहीं पर वो गैस कटर से काट रहे थे, और मैं दर्द से चीख रहा था, मैं चिल्ला रहा था कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बियरेबल नहीं है, अनबियरेबल पेन है ये। और जब उन्होंने देखा कि ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पे काटना ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला इसको छोड़ते हैं, बाकी जो लोग फंसे हुए उनको निकालते हैं, इसको बाद में देखेंगे। और जब मैंने देखा कि मेरे पास आई हुई मदद मुझसे दूर जा रही है, और मेरा ये यहाँ पर पता नहीं ये सफर कितना और रहेगा, तो मैंने कहा मैं दर्द बर्दाश्त कर लूंगा, मैं झेल लूंगा, आप मुझे बाहर निकालो, काटो यहीं से। मैंने अपने मुंह पे हाथ रख लिया, मैंने किसी तरह से अपनी चीख को रोका, और मैंने बोला काटो और निकालो बाहर। उन्होंने गैस कटर से काटा, लेकिन उसके बाद भी उस लोहे के एरिया को निकाल नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने बड़ा सा हथौड़ा मंगाया, और हथौड़े से वहां पर मार मार के उस लोहे की एरिया को काटा, उस प्लेट को काटा जहां पर मेरे पैर थे। मुझे उम्मीद थी कि जैसे बाहर निकलूंगा, जैसे आराम मिलेगा मुझे, मैं बैठ जाऊंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा और अपने पैरों पे चल के जाऊंगा। लेकिन जब मुझे बाहर निकाला गया तो मैंने देखा मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे, मेरे पैर हिल नहीं रहे थे, मेरे पैर में कोई मूवमेंट नहीं था। मुझे वो निकालने की कोशिश कर रहे थे और ऊपर से नीचे उतारना था डब्बे से। तो उन्होंने एक चारपाई मंगाई, उस चारपाई पे मुझे डाला, और चारपाई को धीरे धीरे निकाल के मुझे हॉस्पिटल लेकर गए धीरे धीरे। वहां पर जाते ही बहुत भीड़ थी, बहुत मुश्किल हालात थे वहां पर, बहुत सारे लोग फंसे हुए थे जिनको वहां पर लाया गया था, बहुत सारी लाशें वहां पर आई थी जिनका पोस्टमार्टम होना था, जिनको मॉर्चरी में रखा जाना था। हॉस्पिटल में घुसने तक की जगह नहीं थी एम्बुलेंस के लिए। जैसे तैसे करके उन्होंने मेरा एक्सरे किया। एक्सरे करने के बाद एक नर्स आई एक पेपर लेकर और बोलती है इस पे साइन कर दीजिए। मैंने साइन भी कर दिए, और लेकिन साइन करने के बाद मुझे लगा एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो मैंने पूछा इस पे क्या लिखा हुआ है। कहती है इसमें लिखा हुआ कि आपका एम्पुटेशन किया जाएगा। एम्पुटेशन मेरी समझ में नहीं आया, एथलीट था ना, ज्यादातर लोगों को आपको भी समझ में नहीं आया होगा एम्पुटेशन क्या होता है।
एम्पुटेशन मतलब पैर को काटा जाएगा, आपके पैरों में गैंग्रीन है, आपका पैर काटा जाएगा। और मैं एथलीट था, मैं एक रनर था, और एक रनर को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? अपने पैरों से। और जब उन्होंने बोला पैर काटा जाएगा, तो मैंने बोला हाथ भी मत लगा देना। बोलते हैं हालत खराब है आपकी, पैर काटना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा कोई इलाज नहीं है, कोई बात नहीं, जिंदगी भर बेड पे पड़े रहने से अच्छा मर जाऊं। बोले क्या करें? मैंने कहा किसी मिलिट्री हॉस्पिटल भेज दीजिए अगर भेज सकते हो तो। कहते बहुत दूर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत दूर है तो कोई बात नहीं, 18 घंटे बाद तुमने बाहर निकाला है, वहां से निकलने के बाद 1.5 से 2 घंटे आपको लग गए मुझे यहां तक पहुंचाने में, उसके बाद 1.5-2 घंटा लग गया आपको मेरे एक्सरे करने में और ये नतीजे पे पहुंचने के लिए कि पैर काटा जाएगा। कोई बात नहीं, 2-3 घंटे और लग जाएंगे, मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल भेज दीजिए। उन्होंने आर्मी वालों को कांटेक्ट किया, आर्मी की एम्बुलेंस आई और मुझे आगरा लेकर आए। आगरा में आनंद फानन में जो भी सर्जन अवेलेबल था उसने मेरे पैर के ऑपरेशन करने की कोशिश की ताकि ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाए, वो कर नहीं पाए। फिर उन्होंने इमरजेंसी में मुझे बाई एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेज दिया। दिल्ली एयरपोर्ट से मुझे आर्मी हॉस्पिटल में ले आया दिल्ली के। और ये होते होते बहुत देर हो चुकी थी, जब तक मेरे पैरों की मसल्स सड़ चुकी थी, क्योंकि लोअर बॉडी में मेरे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। आगरा से जब मैं टेक ऑफ लिया था मेरे हवाई जहाज ने, वो तो मुझे याद है, मैं दिल्ली कब पहुंचा, मैं आईसीयू में कब पहुंचा, मैं ऑपरेशन थिएटर में कब पहुंचा, वो मुझे याद नहीं। तब तक मैं बेहोश हो गया था। कभी आईसीयू में, कभी ऑपरेशन थिएटर में, फिर वहां से आईसीयू में, कभी ऑपरेशन थिएटर में, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, एक के बाद एक सर्जरीज होती रही। मुझे लगता था थोड़े दिन बाद ठीक हो जाऊंगा, आईसीयू में पड़ा होता था मैं। नई नई शादी हुई थी मेरी, थोड़े दिन पहले शादी हुई थी, हनीमून से वापस आया था, घर आना था मुझे अपनी वाइफ को पिकअप करके वापस कानपुर जाने के लिए, लेकिन रास्ते में इतना बड़ा हादसा हो गया और मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। मेरे घर वालों को खबर मिली तो वो आए। मेरी वाइफ सुबह आती थी, ध्यान से सुनना इस बात को, मेरी वाइफ सुबह 7 बजे आती थी हॉस्पिटल में, सारे दिन बैठी रहती थी, 8 बजे 9 बजे रात को निकलती थी हॉस्पिटल से। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों तक उसने ये काम किया है। और सिर्फ वो नहीं आती थी, मेरे घर के सारे इंसान आते थे, हर मेरे दोस्त आते थे, मेरे पड़ोसी आते थे, मेरे रिश्तेदार आते थे। मेरी पेन बढ़ रही थी क्योंकि गैंग्रीन था। उसके बाद सेप्टिसीमिया हो गया। गैंग्रीन का मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाना, गैंग्रीन का मतलब है मसल्स का सड़ जाना, गैंग्रीन का मतलब है कि आपकी वो लिम्ब, वो पैर जिंदा नहीं है। उसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन किए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऑपरेशन होता रहा। ब्लड लॉस इतना हो गया कि एक आम इंसान का ब्लड काउंट जहां पर 13, 14, 15, 16 होता है हीमोग्लोबिन, मेरा हीमोग्लोबिन होता था 3.5। एक आम आदमी का हीमोग्लोबिन 14-15 पॉइंट होता है, मेरा होता था 3.5। 30 यूनिट ब्लड चढ़ाई थी, 15 बार ऑपरेशन किए थे। पैर में सुराख हो गए थे मोटे मोटे, क्योंकि वो डेड मसल्स को निकाल रहे थे, वो सड़ी हुई मसल्स को निकाल रहे थे। इधर से उंगली घुसती थी और हाथ घुसता था पूरा, और आर पार निकल जाता था। इतने बड़े बड़े होल थे मेरे पैरों के अंदर। सेप्टिसीमिया हो गया था, इन्फेक्शन उस स्टेज तक पहुंच गया था जो कि क्योर नहीं हो रहा था, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही थी, कोई इंजेक्शन काम नहीं कर रहा था। प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। किडनीज काम नहीं कर रही थी, किडनीज के अंदर खून जमा हो गया था, मेरी दोनों किडनियां खराब हो गई थी, तो डायलिसिस किया गया। गैंग्रीन था, सेप्टिसीमिया हो गया, दोनों किडनियां खराब हो गई, डायलिसिस पे डाल दिया। एक एक बूंद पानी के लिए मैं तरसा था। लगातार बहुत लंबे समय तक मैं डायलिसिस पर था, तो खाना तो दूर, पानी की एक बूंद नहीं मिलती थी। इतना कमजोर हो गया था कि मैं पानी के लिए चीखता था। मैं किसी को बोलता था, जो भी आसपास आता था, नर्स आती थी, कोई डॉक्टर आता था, जो भी आता था, मैं चीखता था, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, 2 बूंद पानी दे दो। और चीखने के बावजूद भी मेरी आवाज उन तक पहुंचती नहीं थी, इतना कमजोर था मैं। प्लास्टिक सर्जरी की गई, एक पैर से स्किन निकालते थे और दूसरे पैर पे लगाते थे ताकि वो घाव भर जाए। मेरे पैर इतने पतले हो गए थे कि जिस पैर से स्किन निकालते थे उस पैर पे उतनी स्किन नहीं बची थी जितने बड़े बड़े घाव थे। 30 यूनिट ब्लड चला गया था दोस्तों, 30 यूनिट यानी कि 30 बोतल खून। मेरे भाइयों के अलावा किस किस ने मुझे खून दिया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास तो स्किन भी उतनी नहीं थी कि मेरे घाव भर जाए। जब सर्जरी करने के बाद मुझे वार्ड में लेके आया और जब मुझे वो स्किन लगाई जा रही थी, तो मुझे याद है वो दिन जब मेरी वो स्किन कम पड़ गई, तो एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को बोला कि सर मान की स्किन कम पड़ गई और घाव बहुत बड़ा बचा हुआ है अभी भी। तो उन्होंने आवाज दी कि एक मेजर खान की स्किन पड़ी हुई है, और माउंटेनियरिंग के लिए गया था, उसके पैरों में बर्फ लग गई थी, उसको स्नो बाइट हो गया था, उसके पैर काटे हैं, उसकी स्किन पड़ी हुई है, वो स्किन निकालो और बांध के पैर में लगा दो।
तो मुझे सिर्फ खून उधार नहीं मिला है, मुझे तो किसी की स्किन भी उधार में मिली हुई है। इसलिए मैं हार तो नहीं मान सकता हूं ना, इसलिए मैं थक तो नहीं सकता हूं ना, इसलिए मैं गिव अप तो नहीं कर सकता हूं ना। दोस्तों 15 बार ऑपरेशन किया था, और जब मैं वहां पर पड़ा हुआ था तो जो सपना मैंने देखा था बचपन से, जिसको मैं परस्यू कर रहा था, जिसके लिए मैं दिन रात भागता था, जिसके लिए मैं 7 से 8 घंटे रनिंग करता था, कई घंटे तक जिम करता था, गंगा के किनारे सैंड में रनिंग करता था, स्टेज के ऊपर रनिंग करता था, इतनी सारी एक्सरसाइज करता था, इतना सारी डाइट लेता था, आराम नहीं करता था, सिर्फ भागता था। वो सपना मेरा टूट रहा था, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था तो सपना फिर भी जिंदा था। जब ये ऑपरेशन चल रहे थे, जब मैं आईसीयू में पड़ा हुआ था, जब किसी से मिलना नहीं था, सब आते थे और बाहर से देख के चले जाते थे, अंदर किसी को आना अलाउ नहीं था, कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। उस वक्त की हालत बताऊं आपको, मैं अपने आप से सांस नहीं ले सकता था, मैं अपने आप से सांस नहीं ले सकता था। ऑक्सीजन का एक पाइप परमानेंटली मेरे नाक पे लगाया हुआ था। मेरा डायलिसिस चल रहा था, मेरी किडनियां खराब थी, तो डायलिसिस करने के लिए मेरी गर्दन में एक पाइप लगाया हुआ था, मेरी किडनियों को ठीक करने के लिए। मुझे लगातार खून की जरूरत पड़ती थी, तो मेरे एक हाथ में खून का पाइप लगाया हुआ था। मुझे लगातार इंजेक्शन और ग्लूकोज चढ़ता था, तो दूसरे हाथ में ग्लूकोज के लिए एक पाइप लगाया हुआ था। मैं खुद से पेशाब नहीं कर पाता था क्योंकि किडनियां खराब थी, तो पेशाब निकालने के लिए एक पाइप लगाया हुआ था, और जहां पर ऑपरेशन होता था वहां पर वो गंदा खून और पस और जो सड़ा हुआ मांस होता था उसको निकालने के लिए एक पाइप लगा होता था। 6 पाइप लगे होते थे मुझे 24 घंटे। आईसीयू में पड़ा हुआ था, 6 पाइप लगे हुए थे, इतना भयंकर पेन होता था, दिन रात तड़पता था एक बूंद पानी के लिए। दिन कब हुआ रात कब हुई पता नहीं चलता था। पता तब लगता था जब डॉक्टरों की एक पूरी टीम आती थी, 10-12 डॉक्टरों की एक टीम आती थी सुबह सुबह, तब पता लगता था कि एक दिन बीत गया। शिफ्ट बदलती थी नर्सिंग स्टाफ की, तो पता लगता था 8 घंटे बीत गए, क्योंकि घड़ी भी नहीं थी वहां पर, खिड़की भी नहीं थी, दिन भी वैसे दिखता था, रात भी वैसे दिखती थी। रात को नर्स खुद सोने के लिए, वो भी थक जाती थी ना, रात को सोने का दिल उसका भी करता था। तो मुझे याद है एक सड़ियल सी नर्स थी, उसको खुद सोना होता था, और खुद सोने के लिए उसको मुझे सुलाना पड़ता था। वैसे तो नींद आती नहीं थी, पेन इतना ज्यादा था, उसको खुद सोना होता था, इसलिए खुद सोने से पहले मुझे एक नींद का इंजेक्शन लगा देती थी वो। और जब नींद का इंजेक्शन लगता था, वैसे तो नींद नहीं आती थी, लेकिन इंजेक्शन की वजह से नींद आ जाती थी। और जैसे ही नींद आती थी, जैसे ही आंख बंद होती थी, नींद आती थी, मुझे एक सपना आता था हर रोज। वो सपना मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक सपना हर रोज आता था कि मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया। हर बार उम्मीद होती थी कि अगला ऑपरेशन ठीक हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा मेरी कंडीशन। तो सपना आता था कि मेरा ऑपरेशन ठीक हो गया। फिर मैं सपने में अपने दोनों पैर लटका के, बेड से नीचे लटका के बैठ जाता था। फिर मैं सपने में खड़ा हो जाता था उस बेड को पकड़ के। फिर उस सपने में मैं आवाज लगाता था अपने दोस्तों को जो बाहर बैठे होते थे। मैं उनको बोलता था, आ जाओ यार, बहुत दिन से मैंने इस रूम के बाहर दुनिया देखी नहीं है, मुझे बाहर लेकर चलो। मैं दोनों कंधों पे हाथ रखता था उनके, और मैं उनके कंधों पे हाथ रख के बाहर निकल जाता था। फिर मैं बोलता था, एक जवान लड़का है यार, एथलीट, ऐसे कंधे पे हाथ रख के चलता हुआ अच्छा नहीं लगता, एक काम करो मुझे बैसाखियां दे दो, क्रचेस दे दो। फिर वो मुझे क्रचेस देते थे, मैं क्रचेस लेके बैसाखी के सारे चलता था। फिर मैं कहता था दोनों क्रचेस नहीं, एक क्रच छोड़ देता हूं। तो एक क्रच को मैं फेंक देता था, एक बैसाखी फेंक देता था, एक बैसाखी के सारे चलता था। फिर बोलता था ये क्रचेस छोड़ो यार, एक स्टिक दे दो, एक डंडा दे दो, उसको पकड़ के चलूंगा। फिर लगता था यार अच्छा नहीं लगता डंडा लेके चलना, डंडे को फेंक देता था सपने में। फिर मैं धीरे धीरे अपने सारे चलता था लड़खड़ाते हुए। फिर मैं ठीक ठाक चलता था, फिर मैं जॉगिंग करता था, और फिर मैं रनिंग करता था। मैं ट्रैक सूट पहन लेता था, फिर मैं स्पाइक्स डाल लेता था, और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहुंच जाता था। हर रोज ये सपना आता था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहुंच जाता था। इतनी खुशी हो जाती थी मुझे अपने ठीक होने की, और मुझे खुशी होती थी इस बात की कि मेरे सपने मेरे नजदीक आ रहे हैं, जो मैं करना चाहता हूं मैं कर पाऊंगा अभी। और इस खुशी खुशी में मेरी नींद खुल जाती थी हर रोज। हर रोज ये हो रहा था, हर रोज ये सपना आ रहा था। एक दिन मेरा डॉक्टर मेरे पास आया, सुबह सुबह अकेला था, तो मैंने उसको बोला, डॉक्टर साहब मुझे हर रोज एक सपना आता है, इस सपने ने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। उसने पूछा क्या सपना आता, तो मैंने सारी कहानी बताई उसको कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आता है। उस डॉक्टर का नाम था सरदार वरेंद्र सिंह बेदी। बोलता बेटा ये सपना प्रॉब्लम नहीं है, ये सपना सोल्यूशन है। ये वो सपना है जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी तुम जिंदा हो।
गैंग्रीन में अक्सर पेशेंट मर जाते हैं, सेप्टिसीमिया से अक्सर पेशेंट मर जाते हैं, किडनियां खराब होने के बाद ज्यादातर पेशेंट मर जाते हैं। तुम्हें तीनों एक साथ में हुए हैं, उसके बाद भी जिंदा हो तो इस सपने की वजह से जिंदा हो। चारों तरफ पाइप पड़े हुए थे मेरे शरीर में, कपड़े नहीं थे मेरे शरीर के ऊपर, अंडरवियर तक नहीं पहना हुआ था मैंने, बनियान तक भी नहीं था मेरे ऊपर। एक सफेद चादर डाल के रखी होती थी, चारों तरफ से वो खून और बस टपक रहा होता था, सड़ता था मैं, बदबू आती थी वहां पर। और लेकिन जब सुबह डॉक्टर बेदी आता था ना, जब वो मेरी तरफ देखता था ना, उसके चेहरे पे इतनी लंबी स्माइल होती थी, इतनी शानदार स्माइल होती थी। वो मेरी तरफ देखता था, स्माइल करता था और पूछता था कैसा है हीरो, पंजा लड़ाएगा। हर रोज यही बात बोलता था, कैसा है मेरा हीरो, पंजा लड़ाएगा। और मैं अंदर ही अंदर बोलता था एक दिन पंजा जरूर लड़ाऊंगा। दोस्तों अगर आप उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से मैं गुजरा हूं, एक बहुत बड़ी ऊंचाई मैंने देखी है सेल शॉप बिजनेस में, उसके बाद एक बहुत लो मैंने देखा है, लंबे समय तक देखा है, बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल की है मैंने। अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो आपके अपलाइन का फर्ज बनता है, और अगर आपकी डाउनलाइन में कोई ऐसा गुजर रहा है तो एज अपलाइन आपका फर्ज बनता है वो फर्ज जो डॉक्टर बेदी ने मेरे लिए पूरा किया। अगर आप अपने उस एसोसिएट के पास जाएं, आप अपने उस डाउनलाइन के पास जाएं, आप अपने उस टीममेट के पास जाएं और उसको बोले तू मेरा हीरो है, तू मेरा डायमंड है, तू मेरा फ्यूचर है, मैं और तुम मिलकर इस बिजनेस में फिर से ग्रो कर सकते हैं, हाथ मिलाओ, खड़े हो जाओ, कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ चलो, हम इस दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। अगर आप ऐसा बोल सकते हैं तो फिर आप अपलाइन हैं। मुझे याद है जब मेरे साथ ये बुरा दौर चल रहा था तो मेरे दोनों अपलाइंस मेरे साथ खड़े हुए थे, और अगर आपके साथ चल रहा है तो आपके लिए बस एक शेर बोलकर मैं यहां से जाना चाहूंगा। बोलूं? होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है यहां पर तो बारिश भी यहीं पर होगी। आपकी किस्मत में हो सकता है थोड़ी स्ट्रगल हो, लेकिन आपकी किस्मत में डायमंड बनना निश्चित है। इस बात को मान लीजिए, इस बात को ठान लीजिए और कसम खाकर निकलिए आज यहां से कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे जैसी हालात हो, जैसी मर्जी परिस्थितियां हो, आप गिव अप नहीं करेंगे। आप यहां से कसम खाकर निकलिए कि मैं एक दिन डायमंड बनकर आऊंगा और सबके सब खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाएंगे। ऐसी कसम खाकर निकलेंगे तो आपको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों आज इनकम की दौड़ में, प्रमोशंस की दौड़ में मैं काफी लोगों से पीछे हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं और मैं एश्योरेंस देना चाहता हूं अपने अप्लायंस को और अपनी पूरी टीम को कि रेस खत्म नहीं हुई है, रेस खत्म नहीं हुई है, रेस जारी है। ये मैदान मेरा है, हौसला मजबूत है। सीधा सीधा नहीं चल पाता हूं आज के दिन, धीरे धीरे चलता हूं, लड़खड़ा कर चलता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं लगातार चलता हूं। जब चलता हूं तो थोड़ा लड़खड़ा के चलता हूं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता हूं, लेकिन इस बात पे फक्र है मुझे कि कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता हूं। सही रास्ते पे चलेंगे, लगातार चलेंगे तो हम सब कामयाब होंगे। एंड अगेन आई विल से द रेस इज नॉट ओवर, द रेस इज नॉट ओवर अंटिल वी विन। ये रेस जारी है, ये रेस जारी रहेगी। शरीर कमजोर पड़ गया है पर हौसले कमजोर नहीं पड़े हैं, हौसले बुलंद हैं और एक दिन हम और आप डेफिनेटली वो जन्नत वाली जिंदगी जिएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गो डायमंड। थैंक यू।